ये जो 37 एकड़ की एरिया है ये मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जूइश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हुआ, हर देश के प्रतिनिधियों को बहुत सारे कॉल गए, उन्हें धमकी दी गया, लालच दिया गया कि आप इजराइल की फेवर में वोट दीजिए। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक और आरोप लगता है कि उन्होंने खुद हमास को बढ़ावा दिया है, यानी अमेरिका इजराइल को यूज़ कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। आज अगर कोई आपके घर में घुस के आपको बाहर निकाल दे ये कहते हुए कि 2000 साल पहले ये ज़मीन हमारा था, तो आप क्या करोगे? यानी यूएन पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है, रियलिटी में 1994 में पैलेस्टाइन को ज़मीन के कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिलते हैं। दुनिया में कहीं भी बॉर्डर डिस्प्यूट है और उसमें ब्रिटेन का हाथ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 7 अक्टूबर को सुबह के 6:30 बजे के आसपास हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट के साथ हमला कर दिया, लेकिन इस हमले की प्लानिंग और डेट मई 2021 में ही कंफर्म हो चुका था। अब क्वेश्चन ये है, इजराइल ने हमास को चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा है, फिर भी हमास तक इतने सारे हथियार पहुंचा कैसे? और जब हमास पिछले 2 साल से इतने सारे हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तब मोसाद और आईडीएफ क्या कर रहा था? उन्हें इस चीज़ के बारे में पता कैसे नहीं चला? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या है? आखिर वो कौन से रीज़न है जिस वजह से आज इतने सालों बाद भी इजराइल पैलेस्टाइन विवाद सुलझ नहीं पाया है? सबसे पहले बताओ ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ, इसका रूट कॉज क्या है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1047 से 930 BCE तक एक किंगडम था, किंगडम ऑफ इजराइल, जहां पर एंशिएंट सेमिटिक रिलीजन को फॉलो किया जाता था, जिनमें से एक जुडाइज्म या यहूदी भी था। इस किंगडम में 5 राजा हुए, जिनमें से किंग सोलोमन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहूदी धर्म के लिए और हमारे इस वीडियो के लिए भी। किंग सोलोमन ने जेरूशलेम पे जूइश लोगों का पहला टेम्पल बनाया, जिसे कहा जाता है फर्स्ट टेम्पल, और जिस एरिया पर ये टेम्पल बना था उस जगह को कहा जाता है टेम्पल माउंट। इस जगह को जूइश लोग तो टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग कहते हैं हरम अल शरीफ। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। 586 BCE में बेबीलोनियन ने जेरूशलेम पे अटैक किया और इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ दिया, और इस टाइम पे पहली बार जूइश लोग अपना देश छोड़ के भागे थे। फिर 539 BCE में पर्शियन किंग साइरस ने बेबीलोन को हरा के कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब साइरस थोड़े हम्बल आदमी थे, तो उन्होंने दोबारा टेम्पल बनाने के परमिशन दे दिया 516 BCE में, और ये टेम्पल उसी जगह पर बना जिस जगह पर फर्स्ट टेम्पल था, और इस बार इस टेम्पल को नाम दिया गया सेकंड टेम्पल। इसके बाद 63 BCE में रोमन एम्पायर ने जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया, और रोमन एम्पायर में सब कुछ सही चल रहा था अंटिल 3 अप्रैल 33 AD। इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करके मार दिया गया और एक नया कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुआ। लेकिन जीसस को क्रूसीफाई क्यों किया गया था? एक्चुअली जीसस का जन्म एक जूइश परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जूइश की कोर टीचिंग को छोड़ के अपनी अलग टीचिंग शुरू किया, जिससे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुआ। जैसे गौतम बुद्ध हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म की शुरुआत किया था, ठीक वैसे ही। अब जीसस की बढ़ते पॉपुलैरिटी को देखते हुए जूइश लोग डर गए थे कि उनके हाथ से पावर ना चले जाए, इसलिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करके मार दिया। इस वजह से क्रिश्चियंस जूइश लोगों को हमेशा बुरी नज़र से देखते थे, और जब रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, तब तो जूइश लोगों के अगेंस्ट गुस्सा खुल के बाहर आया। इनके राज्य में जूइश लोगों को बुरी तरह से मारा गया, और जो बच गए उन्हें चुन चुन के स्लेव बनाया जाने लगा, जिस वजह से जूइश लोगों को रोमन किंगडम छोड़ के भागना पड़ा। और जिस जगह पर जीसस को क्रूसीफाई करके मार दिया गया था, उस जगह पर कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनाया। ये जगह टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर दूर है। फिर 638 AD में अरब आर्मीज ऑफ उमर ने जेरूशलेम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और इनके टाइम पे टेम्पल माउंट के एरिया पे डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद को बनाया गया, क्योंकि मुस्लिम्स मानते हैं हजरत मोहम्मद ने एक नाइट जर्नी किया था, और इस जर्नी के 2 स्टेप थे। पहले स्टेप में वो बुराक घोड़े पे बैठ के मक्का से टेम्पल माउंट की एरिया पे आए, जहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ा। दूसरे स्टेप में वो एक चट्टान के ऊपर से बुराक घोड़े की मदद से हेवन की तरफ चले गए, जहाँ पर उन्होंने जन्नत के 7 स्टेज को देखा और बाकी प्रॉफिट्स के साथ बातचीत करके मक्का वापस आ गए। जिस जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ा था उस जगह पर बना अल-अक्सा मस्जिद, और जिस चट्टान के ऊपर से वो हेवन की तरफ चले गए थे उस जगह पर बना डोम ऑफ द रॉक। तो ये है डोम ऑफ द रॉक, ये है अल-अक्सा मस्जिद, और ये है वेस्टर्न वॉल। इस पूरे एरिया को जूइश लोग कहते हैं टेम्पल माउंट, और मुस्लिम्स इसे कहते हैं हरम अल शरीफ। इसके 2 किलोमीटर दूर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये जो 37 एकड़ की एरिया है, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूइश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप जेरूशलेम का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो जब तक मुस्लिम रूलर के कंट्रोल में जेरूशलेम रहा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सभी रिलीजियन साथ मिलजुल कर रहते थे। इनफैक्ट ऑटोमन एम्पायर ने इस पूरे शहर को रिबिल्ड करवाया, और पॉपुलेशन के हिसाब से इस एरिया को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
एक हिस्सा बना मुस्लिम क्वार्टर, जहां पर जेरूशलेम का ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे और हरम अल शरीफ का गेट भी था। दूसरा हिस्सा बना जूइश क्वार्टर, जहां वेस्टर्न वॉल है और इसी वेस्टर्न वॉल के पीछे फर्स्ट और सेकंड टेम्पल था जो रोमन्स ने तोड़ दिया था। आज भी जूइश लोग इसी वेस्टर्न वॉल की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। तीसरा हिस्सा बना क्रिश्चियन क्वार्टर, जहां पर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। और चौथा हिस्सा बना आर्मेनियन क्वार्टर। यहाँ के लोग भी क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं, बस थोड़ी सी कल्चर अलग है। और इस जगह पर है माउंट जियोन, जहां पर जीसस ने अपना आखिरी डिनर किया था। इसके बाद से लगभग सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1897 में थियोडोर हेर्जी, जो कि एक ऑस्ट्रो हंगेरियन सिटीजन थे, उन्होंने जियोनिज्म मूवमेंट का शुरुआत किया। इस मूवमेंट का पर्पस ये था कि दुनिया भर के जितने भी जूइश लोग हैं उनको लिए एक अलग देश होना चाहिए और ये देश बनेगा पैलेस्टीन में। एक तरफ ये सारे मूवमेंट्स तो चल ही रहे थे, दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ में थे और ऑटोमन एम्पायर, जो उस टाइम पे पैलेस्टीन को रूल कर रहे थे, वो जर्मनी के सपोर्ट में था। अब ब्रिटेन को भी अपना सपोर्टर चाहिए था एंड ब्रिटेन को लगता था कि जो रशिया और अमेरिका की जूइश लोग हैं वो अपने सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि किसे सपोर्ट करना है। इसीलिए ब्रिटेन जूइश लोगों को खुश करने के लिए जियोनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और एक घोषणा करते हैं जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जिसमें कहा गया था ब्रिटेन जूइश लोगों को पूरा मदद करेगा पैलेस्टाइन में अपना देश बनाने के लिए। और जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया तब उन्होंने जूइश लोगों को पैलेस्टाइन में आने के परमिशन दे दिया। परमिशन मिलने के बाद 1919 से 1929 तक 1 लाख जीव पैलेस्टाइन में आ गए। दूसरी तरफ 1930s के दौरान हिटलर पावर में आ चुके थे एंड हिटलर जूइश लोगों से काफ़ी नफरत करते थे। आपने होलोकॉस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हिटलर जूइश लोगों को चुन चुन के मार रहे थे। हिटलर की डर से 2.5 लाख जूइश लोग पैलेस्टाइन में आ गए। ऐसे करते करते पैलेस्टाइन में जीव पॉपुलेशन 70 to 80% हो गया, जबकि ऑटोमन पीरियड में जीव पॉपुलेशन सिर्फ 3% था। इस डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए पैलेस्टाइन के जो मूल निवासी थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये नेचुरल सी बात है, आज अगर कोई आपके घर में घुस के आपको बाहर निकाल दे ये कहते हुए कि 2000 साल पहले ये ज़मीन हमारा था, तो आप क्या करोगे? अब 2000 साल पहले कौन से लोग कहाँ पर थे, कौन से धर्म कहाँ पर थे, इस बेसिस पे आज का डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता है ना। ऐसे करते करते सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अरब जो थे उन्होंने एक्सेस पावर को सपोर्ट किया, जिसमें जर्मनी, जापान एंड इटली थे। दूसरी तरफ जूइश लोगों ने एलाइड पावर को सपोर्ट किया, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड चाइना थे। दोनों का अलग अलग मजबूरी था। जूइश लोगों को अपना देश बनाना था एंड अरब्स को उन्हें रोकना था। अब जो भी हो, ये वॉर एलाइड पावर जीत जाता है और क्योंकि एलाइड पावर को जूइश लोगों ने सपोर्ट किया था, इसलिए उन्हें अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। ब्रिटेन न्यूली फॉर्म्ड यूएन में एक लेटर सबमिट करता है जिसमें कहा गया था पैलेस्टाइन अब ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है और पैलेस्टाइन में जूइश लोगों को सेटल करने का काम अब यूएन को देखना चाहिए। इसके बाद यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है और पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा बनता है इजराइल, दूसरा हिस्सा बनता है पैलेस्टाइन एंड जो जेरूशलेम का एरिया था वो यूएन के कंट्रोल में रहा, क्योंकि ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब आप यूएन की हिपोक्रेसी देखिए। ये जो व्हाइट वाला एरिया है, सिर्फ उसी जगह पर जूइश पॉपुलेशन रहते थे, लेकिन जब इजराइल बना तब उन्हें वो जमीन भी मिला जिस जगह पर जूइश पॉपुलेशन था ही नहीं। इस वजह से अरब लोगों ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया, लेकिन जब ये रेजोल्यूशन यूएन में आया तब 33 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, 13 कंट्री ने अपोज किया एंड 10 कंट्रीज ने वोट देने से मना कर दिया। जबरदस्त पॉलिटिक्स हुआ। हर देश के प्रतिनिधियों को बहुत सारे कॉल गए, उन्हें धमकी दी गया, लालच दिया गया कि आप इजराइल की फेवर में वोट दीजिए। अब जैसे भी हो, ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है एंड 14 मई 1948 को पैलेस्टीन में ही इजराइल देश बन जाता है। इजराइल बनने के अगले दिन ही अरब कंट्रीज ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। सबको लग रहा था कि इतने सारे देश है, इजराइल को आराम से हरा देगा, लेकिन हुआ उल्टा। इजराइल ने इन सारी कंट्रीज को हरा दिया और यूएन ने जो एरिया दिया था उससे ज्यादा एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया एंड 1950 में इजराइल ने एक लॉ पास किया, लॉ ऑफ रिटर्न। इस लॉ के हिसाब से दुनिया में कोई भी जूइश कहीं भी रहते हो उन्हें इजराइल की सिटीजनशिप दे दिया जाएगा एंड वो जब चाहे तब इजराइल आ सकता है। फिर दूसरा वॉर हुआ 1956 में। एक्चुअली 1869 में एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए इजिप्ट में सुएज कैनल बनाया गया था। एक काम फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर किया था एंड वही इसे कंट्रोल करते थे। लेकिन 1922 में जब इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिला तभी से एक बात होने लगा कि एक कैनल इजिप्ट की जमीन पर बना है तो इसका कंट्रोल भी इजिप्ट को ही मिलना चाहिए। और जब नशीर इजिप्ट का पीएम बने तब उन्होंने सुएज कैनल को नेशनलाइज कर दिया और इंग्लैंड और फ्रांस को बाहर निकल दिया।
अब नासिर इसराइल से काफ़ी नफरत करते थे, इसीलिए उन्होंने इसराइल के सुएज कैनल से बिजनेस करने पर रोक लगा दिया, जिस वजह से इसराइल को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि ए रूट बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए रूट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब 2021 में एक शिप इस रूट में फंस गया था, तब सिर्फ 6 दिनों में $54 बिलियन का ट्रेड लॉस हुआ था। इसीलिए इसराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर हमला कर देता है और ये जो पूरा पेनिनसुला का एरिया है इस पर कब्जा कर लेता है। फिर यूएन की इंटरवेंशन से इसराइल पीछे हटता है, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट करवा लेता है कि आज के बाद से इस रूट पर इसराइल को कभी भी रोका नहीं जाएगा। इसके कुछ साल बाद 1964 को अरब देशों ने मिलकर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ का गठन किया। इसका काम था कि पैलेस्टीनियन मुद्दों को रिप्रेजेंट करना। इसके बाद 1967 में इजिप्ट बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी इसराइल बाकी सारे कंट्रीज को हरा देता है एंड पेनिनसुला के एरिया के ऊपर दोबारा कब्जा कर लेता है। साथ ही ये जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक की एरिया है इसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है। यानी अब पैलेस्टाइन का कोई एरिया बचा ही नहीं, 100% इसराइल हो गया। फिर यूएन की इंटरवेंशन से इसराइल पेनिनसुला का एरिया तो छोड़ देता है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक का कंट्रोल अपने पास ही रखता है। इसीलिए आज भी अगर आप मैप पे पैलेस्टाइन सर्च करोगे तो आपको कोई देश नहीं दिखेगा, आपको बस इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा दिखेगा। बार बार हारने के बाद अरब कंट्रीज को भी समझ आ गया था कि इसराइल को वॉर में हराना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग समझौता कर लेते हैं और यूएन पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार इसराइल वो एरिया भी वापस देने के लिए रेडी नहीं था। फिर 1992 में इसराइल के पीएम बने यित्ज़हाक रबिन। अब रबिन थोड़े सॉफ्ट आदमी थे, वो पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं एंड पीस एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाता है। बदले में पीएलओ भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड फिर होता है 1993 ऑस्लो एकॉर्ड, जिसमें बोला गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा के एरिया पैलेस्टाइन को दे दिया जाएगा एंड दोनों देश साथ मिलकर पीसफुली रहेगा। एज ए रिजल्ट 1994 में पहली बार पैलेस्टाइन के गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है एंड नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वेस्ट बैंक की बहुत सारी एरिया पर इजरायली सिटीजन्स ने परमानेंट सेटलमेंट बना लिया है, जिसे इसराइल के गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था। इसीलिए इस एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एरिया ए जिसे पैलेस्टाइन कंट्रोल करेगा, एरिया बी जिसे इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिलकर कंट्रोल करेगा एंड एरिया सी जिसे इसराइल कंट्रोल करेगा। यानी यूएन पार्टीशन प्लान तो दूर की बात है, रियलिटी में 1994 में पैलेस्टाइन को जमीन का कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिलते हैं। अब जो भी हो, इस टाइम पे दोनों देश शांति के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सट्रीम राइट विंग जूइश आदमी ने गोली मार के यित्ज़हाक रबिन की हत्या कर दिया और पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। दूसरी तरफ कुछ पैलेस्टीनियन रेडिकल लोगों ने मिलकर हमास ग्रुप का स्थापना किया, ये सोच के कि ये पीएलओ वाले कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हैं, हम तो अपना पूरा देश वापस लेंगे, इसराइल को कुछ भी नहीं देंगे। बहुत जल्द हमास को लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है और 2006 में वो इलेक्शन लड़ता है और पीएलओ की फतह पार्टी को हरा के जीत भी जाता है। लेकिन 2007 में दोनों पार्टीज के बीच सिविल वॉर हो जाता है एंड गाजा स्ट्रिप हमास के कंट्रोल में आ जाता है और वेस्ट बैंक की कंट्रोल फतह और पीएलओ के पास आ जाता है। और इसी गाजा स्ट्रिप से हमास इसराइल के ऊपर आए दिन मिसाइल अटैक करते रहता है। रिसेंट जो अटैक हुआ है वो भी इसी गाजा स्ट्रिप से ही हुआ है और इस हमले का रीजन है 2021 का इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली 2021 में इजरायली ऑफिसर्स ने अल-अक्सा मस्जिद के लाउड स्पीकर की वायर काट दिया था, क्योंकि अगले दिन वेस्टर्न वॉल पर एक मेमोरियल डे स्पीच होना था और वो लोग नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे मस्जिद पर नमाज पढ़ी जाए। जब ये बात लोगों को पता चला तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे कंट्रोल करने के लिए इजरायली ऑफिसर्स ने रबर बुलेट और टीयर गैस का यूज किया। लेकिन लोकल लोग कहते हैं जो रबर बुलेट्स था वो मस्जिद की होली कंपाउंड पर भी लगा है। और जब ये बात हमास को पता चला तब हमास ने 2000 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ दिया। बदले में इसराइल ने भी हमास के ऊपर अटैक किया, जिनमें बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए। और उसी वार के दौरान इस 7 अक्टूबर वाले अटैक का डेट कंफर्म हो चुका था, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। अब 7 अक्टूबर से अभी तक क्या क्या हुआ है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ है। 7 अक्टूबर को सुबह के 6:30 बजे के आसपास हमास के फाइटर्स कई ग्रुप में निकलता है। एक ग्रुप बाय लैंड निकलता है, एक ग्रुप पानी के रास्ते से इसराइल पहुंचता है और तीसरा ग्रुप बाय एयर मोटराइज पैराग्लाइडर लेके निकलता है। एट द सेम टाइम इनका एक ग्रुप गाजा पर सेट था जो इसराइल के ऊपर 5000 मिसाइल छोड़ देता है। मॉर्निंग के 6:30 बजे के आसपास मिसाइल अटैक शुरू होता है एंड 7 बजे के आसपास सभी ग्रुप इसराइल पहुंच जाते हैं। एंड जो ग्रुप बाय एयर निकला था वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल में पहुंचते हैं एंड अटैक शुरू कर देता है। इस फेस्टिवल पर करीब 5000 लोग थे, जिनमें से 260 लोग मारे गए एंड 130 लोगों को हमास किडनैप करके अपने साथ ले गया। इसके बाद 8:34 AM पर इसराइल ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया
और करीब 2 घंटे बाद इजरायली एयरफोर्स गाजा के ऊपर अटैक कर देता है। मोर देन 1200 मिसाइल गाजा के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियन सिटीजन्स भी मारे जाते हैं और ये अटैक अभी तक जारी है। 9 अक्टूबर को ही इजराइल ने गाजा का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड सप्लाई को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। अभी तक इजराइल के अटैक में 7000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3000 बच्चे भी थे। दूसरी तरफ हमास के हमले में 1200 इजरायली लोग मारे गए हैं। लेकिन हमास के पास इतने सारे हथियार आया कहाँ से? क्योंकि इजराइल ने तो हमास को चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा है। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक ने कहा है कि हमास ईरान से हथियार स्मगल करके लाता है अंडरग्राउंड टनल के सहारे। इसके अलावा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक ब्रांच पिछले 2 डेकेड से हमास के इंजीनियर्स को वेपन ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो गाजा के अंदर ही हथियार बना सके। एक रिपोर्ट ये भी है कि इस बार के हमले में हमास ने नॉर्थ कोरियन वेपन का यूज किया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने इस आरोप से इनकार किया है। जब पिछले 2 सालों से हमास हथियार इकट्ठा कर रहे थे, तब मोसाद और IDF क्या कर रहे थे? उन्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? पता नहीं था, यह बोलना भी गलत होगा, क्योंकि BBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से इजिप्ट ने इजराइल को पहले ही वार्न किया था कि हमास हमला कर सकता है। इसके अलावा 28 सितंबर को अमेरिका ने भी इजराइल को वार्न किया था कि हमास रॉकेट अटैक कर सकता है। इनफैक्ट 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले US ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट सर्कुलेट किया कि हमास अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहा है, अब हमला कभी भी हो सकता है। तो क्या इजरायली गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये हमला होने दिया? ये जानने के लिए इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर डालना चाहिए। पिछले कुछ सालों में इजराइल की पॉलिटिक्स काफी अनस्टेबल रही है। बहुत सारे इलेक्शन हुई है और अभी के जो करंट PM है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा है। फ्रॉड का चार्जेस लगा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्जेस लगा है और 3 अलग अलग स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का चार्ज भी लगा है। ये सारे ट्रायल अभी पेंडिंग है और कुछ महीने पहले नेतन्याहू जुडिशियरी को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर इजराइल में प्रोटेस्ट भी हुआ था। और जब से ये वॉर शुरू हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर का यूज करके अपने पोस्ट को बरकरार रखा है। अगर ये वॉर नहीं होता, अगर उनके ऊपर करप्शन ट्रायल चलता, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बने रहते? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा नेतन्याहू के ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही हमास को बढ़ावा दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट, नेतन्याहू ने खुद कहा था हमें ट्रांसफर ऑफ फंड करना चाहिए गाजा में, ताकि एक सेपरेशन बनाया जा सके PLO और हमास के बीच। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टाइन स्टेट कभी नहीं बन पाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि हमास को अच्छी तरह से पता था कि इसराइल बुरी तरह से रिटेलिएट करेगा, फिर भी उसने हमला क्यों किया? इसे लेकर बहुत सारे थ्योरीज है, जिनमें से कुछ एक थ्योरीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो ब्लू वाला रूट है, ये ट्रेडिंग का स्टैंडर्ड रूट है और ये रूट US के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पैसा बनता है। लेकिन इस रूट के काउंटर में रशिया ने इससे काफी छोटा रूट डेवलप कर दिया है, जो इंडिया से शुरू होकर ईरान के ऊपर से यूरोप पहुंचता है। इस रूट को NST से कहा जाता है और इस रूट में टाइम भी कम लगता है और पैसा भी, जिस वजह से ये जो स्टैंडर्ड रूट था, इसका रिलेवेंस कम हो रहा है। इसीलिए US ने NSTC के काउंटर में IMEC को इंट्रोड्यूस किया है। ये रूट भी इंडिया से शुरू होकर सऊदी अरेबिया और इजराइल से होते हुए यूरोप पहुंचेगा। इस प्लान से परेशान होकर ईरान ने कई सारे स्टेटमेंट दिया था कि ये रूट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन है वगैरह वगैरह। एक्चुअली सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं और जब तक सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये रूट नहीं बन पाएगा। इसीलिए US पूरी कोशिश कर रहा है सऊदी को मनाने का कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। और कुछ स्टेटमेंट देख के लग भी रहा था कि सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि अगर सऊदी के ऊपर से रोड जाएगा तो उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, G20 में ये सारी बात आगे बढ़ता है और इधर अटैक हो जाता है। अब इस अटैक से प्रॉब्लम ये हुआ है कि इजराइल बुरी तरह से रिटेलिएट कर रहा है, जिसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियन सिटीजन भी मारे जा रहे हैं और अरब वर्ल्ड की जो जनता है वो इस चीज को बिल्कुल फेवर नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात करेगा तो उसकी रेपुटेशन खराब होगा। तो इस अटैक से हुआ यह है कि सऊदी अरेबिया का इजराइल को रिकॉग्नाइज करना फिलहाल के लिए डिले हो गया है और IMEC का रूट भी खतरे में है। लेकिन रशिया ने कुछ और ही कहा है। उन्होंने कहा है 1 महीने पहले अमेरिका ने यूक्रेन का आर्म सप्लाई बंद कर दिया है एंड उन्हें इस अटैक के बारे में सब कुछ पता था। वो जानबूझ के चुप रहे और जो हथियार वो यूक्रेन को नहीं दिया, अब वो इजराइल को देगा। यानी US इजराइल को यूज कर रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाने के लिए। अब थ्योरीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हमास ने ऐसे ही इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर दिया है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट फंसे हैं एंड बहुत सारे जो बड़े बड़े पावर है उनका गेम चल रहा है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह की और जियोपॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो।